40 देशों में क्यों भेजे जा रहे हैं भारत के मीडिया दूत? विदेशी खबरों में भारत पीछे से किस नंबर पर खड़ा है? तो सबसे पहले एक नई खबर। विश्व के प्रमुख 40 देशों में सूचना दूतों को तैनात करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। क्यों दुनिया पर असर डालने वाले देशों में सरकार अपने सूचना अधिकारियों को भेजना चाहती है? इससे पहले क्या विदेशों में हमारे सूचना अधिकारी नहीं थे तो विदेशों की खबरों के लिए सरकार क्या करती थी? या सरकार विदेशों में अपनी सूचनाएं या खबर पहुंचाने के लिए क्या करती थी? आकाशवाणी और दूरदर्शन को चलाने वाली प्रसार भारती खुद को विश्व की सबसे बड़ी मीडिया संगठन बताती है, लेकिन क्या वह खबरों के मामलों में भी है? क्या हमारा इतिहास विदेशी खबरों के मामले में कभी अच्छा रहा है? इन सारे सवालों पर हम बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन इस नई खबर के पीछे की खबरों के बारे में पहले थोड़ा जान लें। हम सबको मालूम है कि जब पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया तो विदेशी मीडिया को मैनेज करने को लेकर किस तरह के नतीजे हमें देखने को मिले थे। कश्मीर के पहलगाम कांड के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अपनी सूचनाओं को असरदार तरीके से दुनिया भर में पहुंचाने में कमी दिखी तो दुनिया के कई प्रमुख देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। प्रतिनिधि मंडल में संसद के सदस्यों को शामिल किया गया था। उन संसद सदस्यों को यह जिम्मेवारी दी गई कि वह दुनिया को प्रभावित करने वाली संस्थाओं को भारत को कश्मीर में पहलगाम कांड के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत और उसकी सफलता से जुड़ी सही सूचनाएं दें। लेकिन उससे निकला नतीजा यह है, सरकार को जरूर सोचना पड़ा कि विदेशी मीडिया से बेहतर संबंध बनाने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत है। इसी के मद्देनजर हमारी जानकारी के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस पर अपनी शुरुआती सहमति व्यक्त कर दी है कि देश और विदेशों में मीडिया संबंधों को बेहतर करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए। इसी रणनीति को अंजाम देने के लिए विदेशों की मीडिया कंपनियों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ मीडिया एवं कम्युनिकेशन में एक घटक ग्लोबल रीच नाम से तैयार किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन ने ग्लोबल रीच को यह जिम्मेवारी दी है कि वह विदेशी मीडिया के साथ संबंधों को बनाने और उन्हें बेहतर रखने, उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करे। जैसा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन के पत्र में देखा जा सकता है कि विदेशी मीडिया के साथ संबंधों को लेकर सरकार कितनी मुस्तैदी की जरूरत महसूस कर रही है। भारत सरकार के केंद्रीय मीडिया और संप्रेषण बोर्ड के विवेक वैभव मेंबर सेक्रेटरी की ओर से जारी 19 नवंबर 2025 के एक ऑफिस मेमोरेंडम में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्लोबल आउटरीच के सदस्य अधिकारी एक एसओपी तैयार करेंगे। इंग्लिश में है लेकिन मैं हिंदी में बता रहा हूं। और वो विदेशी मीडिया के साथ जो संबंध है उसके लिए एक डाटा बेस तैयार करेंगे। फॉरेन विदेशी संवाददाताओं का, जो विदेशी एक्सपर्ट हैं विदेशी मामलों के, उनका एक डाटा तैयार करेंगे, उनके साथ संबंध बनाएंगे। इसके साथ विदेशों में सरकार के सूचना अधिकारी इतनी बड़ी तादाद में भेजे जाते हैं तो इसे विदेशी मीडिया और खबरों के मामले में एक नए युग की शुरुआत मानी जा सकती है। वैसे यहां यह भी बता दें कि विदेशी मीडिया के साथ रिश्तों को ही लेकर नहीं, घरेलू स्तर पर भी मीडिया कंपनियों के साथ रिश्तों को लेकर सरकार नई रणनीति तैयार की है। लेकिन फिलहाल विदेशी मीडिया को लेकर बनाई गई रणनीति और इतिहास पर हम बात करते हैं। हम क्या विदेशी खबरों के लिए कभी भी हमारे देश में कोई बेहतर तंत्र व ढांचा रहा है? इस सवाल पर सोचे तो कई मायने में बेहद निराशा होती है। किसी भी देश के लिए, जैसे हमारा देश है, विदेशी खबरों के लिए जो सरकारी जरिया एक सरकारी मीडिया होता है,
सरकारी मीडिया में विदेशों से जुड़ी खबरें किस तरह से पेश की जाएंगी, यह सरकार का रुख और रवैया जाहिर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सरकारी मीडिया दुनिया के दूसरे मुल्कों के बारे में या वहां की खबरें लाने और वहां पहुंचाने का काम सरकार के लिए करती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू होने के बाद भारत जैसे देश पूरी दुनिया में अपने मीडिया और सूचना तंत्र को मजबूत करने की बात तो दूर है और कमजोर हो गए हैं। खास तौर से पिछले लगभग 25 वर्षों में यह बहुत कमजोर हुए हैं और पूरी तरह से ये बिखरा दिख रहा है। लेकिन पहले एक इतिहास पर नजर डालते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1 अक्टूबर 1939 यानी 1939 को मित्र राष्ट्रों के एक साधन के रूप में विशुद्ध भारत में विदेशी खबरों की बुलेटिन शुरू की गई थी। विदेशी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी का पहला प्रसारण पश्तो भाषा में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जर्मन रेडियो का मुकाबला करने के लिए किया गया था। उस समय जर्मन रेडियो का इस क्षेत्र में बहुत असर था। पश्तो में विदेशी खबरों का यह प्रसारण बीबीसी को इस इलाके में मदद करने के इरादे से किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि युद्ध में खबरों के बीच भी युद्ध चलता है। 1944 में जब आकाशवाणी में विदेशी न्यूज रिपोर्टिंग के लिए 2 पद बनाए गए थे, तब देश को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। और उसके बाद 15 सितंबर 1948 यानी 15 सितंबर 1948 में आकाशवाणी में एक स्वतंत्र विदेशी मामलों के लिए इकाई बनाई गई। लेकिन लंबे समय के बाद 1967 में जाकर 1967 में जाकर विदेशी खबरों के मामले में एक उछाल आया, जब 2 संवाददाता बहाल किए गए। 2 संवाददाता, एक संवाददाता पश्चिम एशिया के लिए और दूसरा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। विदेशी खबरों के लिए इतिहास से लेकर अब तक सबसे ज्यादा निर्भरता दुनिया की जो सबसे ताकतवर एजेंसियों पर रही है, लेकिन न्यूज के किसी भी स्रोत का अपना एक नजरिया होता है। लिहाजा सरकार ने अपने नजरिए के लिए 1967 में 2 संवाददाता बहाल किए। जब 1990 का दौर आया तो रोजाना विदेशों के लिए और विदेशी खबरों की 65 बुलेटिनें अकेले आकाशवाणी दी जाती थी, वह भी 24 भाषाओं में। और ये उत्तर एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ब्रिटेन, पश्चिम यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक पहुंचती थी। उस समय दुनिया के 7 हिस्सों में सरकारी अधिकारी बतौर संवाददाता काम कर रहे थे। 1972 में बांग्लादेश बनने के बाद ढाका के लिए संवाददाता बहाल किए गए, तो नेपाल, श्रीलंका, इस्लामाबाद और हरारे में संवाददाता थे। लेकिन प्रसार भारती की न्यूनतम वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक उसके विशेष संवाददाता अब केवल काठमांडू यानी नेपाल, कोलंबो यानी श्रीलंका और ढाका यानी बांग्लादेश में ही है, पाकिस्तान में अब नहीं है। 12 अगस्त 2021 को विदेशी प्रसारण सेवा का विलय अखिल भारतीय समाचार सेवा एकक आकाशवाणी में कर दिया गया। विदेशी प्रसारण सेवा की दुर्गति की कहानी हम फिर बताएंगे। सरकारी भाषा में विलय के बाद विदेशी प्रसारण सेवा को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने का दावा किया गया है। लेकिन फिलहाल इतना ही कि सरकारी ढांचे का विदेशों और विदेशी खबरों के साथ रिश्ते बनाए रखने का मीडिया तंत्र एक बुरे हालात तक पहुंच गया है। यह भी एक चलन था कि जब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या कई विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए सरकारी प्रतिनिधि विदेश जाते थे तो उनके साथ संवाददाताओं का एक दल भी होता था। लेकिन धीरे धीरे विदेश दौरे के वक्त प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व अन्य के साथ संवाददाताओं की संख्या भी बेहद कम हो गई। 14 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में तो यह संख्या अभी न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। विदेशों में संवाददाताओं को बहाल करने के बजाय भारतीय दूतावास कई देशों में दिहाड़ी पर संवाददाताओं की तलाश करते रहे हैं। इनमें से कुछ के उदाहरण यहाँ स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली,
में किस तरह के संवाददाताओं की तलाश की गई है। यदि विश्व के लगभग 40 देशों में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस कैडर के अधिकारी दूतावासों के साथ जुड़कर विदेशी मीडिया और खबरों के काम में लगाए जाते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण बात होगी। हम आगे भी विदेश की खबरों और विदेशों के लिए खबरों के तंत्र पर बात करेंगे। कई भाषाओं में विदेशी प्रसारण सेवा को बनाए रखने का दावा तो किया जाता है, लेकिन भाषा और विदेशी खबरों का सच क्या है और दावा कितना कागजी है। विदेशों में संवाददाता नहीं है तो खबरें कहां से आती हैं? विदेशों से खबरों के स्रोत क्या होते हैं? विदेशी मामलों की खबरों की दुनिया से बेखबर किसी देश के नागरिक की बौद्धिक क्षमता पर क्या असर होता है? दूसरी तरफ अखबार यानी समाचार पत्रों की दिलचस्पी किस तरह के देशों में होती है और मीडिया कंपनियों के आदमी संवाददाता बनकर विदेशों में भेजे जाते हैं तो वे क्या करते हैं? आगे इन सब पर हम बात करेंगे।